हेलो स्टूडेंट्स, मैं आ चुका हूँ एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में मैंने काउंसलिंग के बारे में पूरी चीज़ें डिस्कस करी हैं और ये वीडियो पूरी तरह से उन बच्चों के लिए जो आईटी जेईई मेंस और आईटी जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं और उनके जब काउंसलिंग का टाइम आता है तो वो लोगों को बहुत कम इंफॉर्मेशन होती है या आधी अधूरी इंफॉर्मेशन होती है। तो ये सारी चीज़ों को बताने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बेसिकली क्या होता है, हम पूरे कोई 4 साल, कोई 3 साल, कोई 2 साल, कोई 1 साल बहुत तैयारी करता है आईटी जेईई मेंस या एडवांस के लिए और एक अच्छी रैंक भी ले आता है। लेकिन क्या होता है, काउंसलिंग अच्छे से ना करा पाने की वजह से या काउंसलिंग के बारे में बहुत ज्यादा अच्छे से इंफॉर्मेशन नहीं होने की वजह से उसको अच्छा कॉलेज नहीं मिलता है। मतलब पूरी मेहनत करी, अच्छी रैंक भी लिया है और अच्छी कॉलेज का हकदार है वो, फिर भी वो काउंसलिंग के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होने की वजह से उसको क्या हो जाता है कि अच्छा कॉलेज नहीं मिलता है। तो मैंने इस वीडियो में वो सारी चीजें कवर करी हैं जो भी काउंसलिंग से रिलेटेड है। तो आपको क्या करना है, सिंपली अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है। जो आप आईटी जेईई और आईटी जेईई एडवांस, आईटी जेईई मेंस और एडवांस की तैयारी कर ही रहे होंगे तो उसी को आप कंटिन्यू रखिएगा। जब एग्जाम खत्म हो जाए तो इस वीडियो को देख लीजिएगा और आपको काउंसलिंग से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। इस वीडियो में मैंने क्या कवर किया मैं बता देता हूं। इस वीडियो में मैंने आईटी जेईई मेंस, आईटी जेईई एडवांस में आपको अगर एडमिशन लेना है तो क्या क्या क्राइटेरिया फुलफिल करना है और अगर आप काउंसलिंग के लिए जाते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे और उन डॉक्यूमेंट्स को कहां से डाउनलोड करना है या कैसे मैनेज करना है और किस तरीके से मैनेज करना है, ये सारी चीजें मैंने वहां पे बताई हुई हैं। और जोसा क्या है और जोसा के साथ कौन कौन से कॉलेज एसोसिएटेड होते हैं। क्या होता है कि हम में से बहुत सारे बच्चे मतलब पूछने आते हैं कि अरे सर कौन कौन से कॉलेज एसोसिएटेड हैं, हमारे हमारे यूपी का ये कॉलेज है क्या, ये एसोसिएट, ये हमारे बिहार का ये कॉलेज है क्या, ये एसोसिएटेड है। मैंने वो सारी चीज़ें बताई हुई हैं कि सब कुछ जोसा की साइट में होता है, आपको वहाँ से देखना है। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे टॉप 20% का क्राइटेरिया एक आता है, वो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है। उसकी मैंने केस स्टडी बना के पूरा समझाया हुआ, आप चेक करिएगा। और फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड क्या होता है, इनमें भी बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं और इनका फायदा नहीं उठा पाते हैं। वो भी मैंने बताया कि इसका फायदा आपको कैसे मिलेगा और क्या डिफरेंस है इन तीनों में। ठीक है, इस वीडियो में मैंने डिटेल में इन सब चीजों पे बात करी हुई है। और एक मैं इसके बाद और एक वीडियो लाने वाला हूं, एक रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है जोसा पे और कॉलेजेस कैसे सिलेक्ट करने हैं और उनका सीक्वेंस क्या रखें, कॉलेजेस का, ब्रांचेस का क्या सीक्वेंस रखें, उस पे मैं एक अगला वीडियो लाऊंगा। क्योंकि अभी जोसा की साइट में अभी अपडेटेड नहीं है वो जोसा की साइट 2020 के लिए, तो इस वजह से उसमें ये चीजें अवेलेबल नहीं है। जैसे ये चीजें अवेलेबल हो जाएंगी मैं आपके लिए वो भी एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, आपको सिंपली क्या करना है, इस वीडियो को अच्छे से देखना है बिफोर टू गो काउंसलिंग, ताकि आपकी वो गलतियां ना हो जो सारे बच्चे करते हैं। आपको सिंपली पढ़ते रहना है, सारी काउंसलिंग से जिम्मेदारी मेरी है, मैं आपको सब चीजें अपडेट करता रहूंगा। फिर भी अगर आपको वीडियो से कुछ चीज क्लियर नहीं होती है तो आपको कमेंट बॉक्स में जाना है और वहां से आपको कमेंट करके मुझे बता देना है। मैं जैसे ही टाइम मिलेगा आपको तुरंत रिप्लाई करूंगा। हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको गाइड करने के लिए ये वीडियो लेकर आया हूं। अगर आपको एनआईटी मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी या ट्रिपल आईटीज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या जीएफटीआई, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट, ये ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करती है, अगर इनमें आपको एडमिशन लेना है या फिर आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेना है, तो आपको कौन से क्राइटेरिया वो हैं जो सेटिस्फाई करने पड़ेंगे। और अगर आप इनकी काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स पहले ही तैयार रखने चाहिए, इन सभी पे बात करने के लिए मैं आ चुका हूं। साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि जोसा क्या है और जोसा के साथ कौन कौन से कॉलेज एसोसिएटेड हैं। और अगर आपको काउंसलिंग में कोई भी सीट मिल जाती है तो उस सीट के मिलने के बाद आपको क्या करना है, या नहीं मिलती है तो क्या करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो आपको फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड, ये तीन ऑप्शन जो एनआईटी में या आईआईटीज में मिलते हैं, उनका क्या मतलब होता है और वो हमें क्या, उनमें मैं भी अपना सजेशन दूंगा कि हमें उसमें क्या करना चाहिए। करेक्ट। तो आप देख रहे होंगे ये पीपीटी में मैंने 8 पॉइंट यहाँ पे बनाए हुए हैं। इन 8 पॉइंट को मैं बहुत डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूं, इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा।
कहीं भी किसी पॉइंट को छोड़ना नहीं है। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, ताकि मैं आपका डाउट वहां पे क्लियर कर सकूं। चलिए, सबसे पहले हम आ जाते हैं, यहां पे मैंने लिया है कि एनआईटीज प्लस सिस्टम, मतलब एनआईटी प्लस सिस्टम अगर मैं कह दूं तो इसका मतलब ये उसमें ट्रिपल आईआईटीज और जीएफटीआईज में आ जाते हैं। ठीक है, अगर इनमें आपको एडमिशन लेना है तो आप क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने चाहिए। देखिए, सबसे पहले आ जाते हैं एज लिमिट। क्या वहां पे कोई एज लिमिट है? नहीं भैया, वहां पे कोई भी एज लिमिट नहीं है, देयर इज ए नो एज लिमिट। बट दूसरी कंडीशन है क्या? नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। यस, देयर आर 3 नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ओनली। इसको मैंने एक एग्जांपल के थ्रू समझाया। देखिए, आप यहाँ पे देखेंगे कि तो आपको, अगर आप जेई मेंस 2020 देने जा रहे हैं तो 2020 में अगर जेई मेंस देना है तो या तो आपने 12th पास किया हो 2018 में, या आपने 12th पास किया हो 2019 में, या फिर आप इस साल 2020 में अपियर हुए हो 12th में। तो इन 3 साल के बच्चे जो हैं वो सारे के सारे इसमें जेई मेंस 2020 दे सकते हैं। क्लियर? तो आप बुढ़े हो जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 3 अटेम्प्ट्स आपके पास रहेंगे, लेकिन ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई करना चाहिए। ओके, अब आ जाते हैं परफॉर्मेंस इन क्लास 12th। देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं या ओबीसी कैटेगरी के हैं तो आपको 12th में 75% मार्क्स लाने ही पड़ेंगे। या फिर आप एससी कैटेगरी हैं, एसटी कैटेगरी हैं या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी हैं तो आपको 65% मार्क्स लाने हैं। ये किस में लाने हैं? बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सर ये 75% किस सब्जेक्ट में लाने हैं, पीसीएम में लाने हैं या सारे मिला के लाने हैं? तो मैं आपको बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं, ये जो परसेंटेज है आउट ऑफ 500 मार्क्स है। मतलब आपने 12th में फिजिक्स ली होगी, केमिस्ट्री सब्जेक्ट होगा, मैथ सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होगा, और आपकी एक लैंग्वेज होगी, करेक्ट, और एक आपका या तो कंप्यूटर साइंस होगा या तो फिजिकल एजुकेशन होगा। और हर सब्जेक्ट में आपको 100 मार्क्स का पूरा टोटल होता है। 100 मार्क्स केमिस्ट्री में, 100 मार्क्स मैथ्स में, ठीक है, और 100 मार्क्स लैंग्वेज में, वो हिंदी इंग्लिश कुछ भी हो सकता है। कंप्यूटर साइंस फिजिकल एजुकेशन में 100 मार्क्स, या तो आप कंप्यूटर साइंस लेंगे या तो फिजिकल एजुकेशन लेंगे। तो इस तरह से टोटल मार्क्स बन जाते हैं 500। तो इन सभी सब्जेक्ट में, 5 सब्जेक्ट में आपका जो परसेंटेज होना चाहिए 75% होना चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं या ओबीसी कैटेगरी के, और 65% आप ला सकते हैं जब आप एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अब हम ये भी देख लेते हैं कि अगर हम 500 का 75% निकालें तो वो कितना होता है? तो वो होता है 375 मार्क्स। मतलब अगर आप बोर्ड में हैं, बोर्ड के मार्क्स में 375 मार्क्स आपके हैं, आप किसी भी बोर्ड से हो, तो आप एलिजिबल हो आईआईटी जेईई मेंस, मतलब एनआईटीज और ट्रिपल आईआईटीज में जाने के लिए। ठीक है, और या फिर आपका 500 में देख लेते हैं 65% मार्क्स हैं, वो कितना होता है? 325 मार्क्स होते हैं। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो आप 325 मार्क्स ले आइए, आप भी एलिजिबल हो जाएंगे आईआईटी जेईई मेंस देने के लिए और उसमें एडमिशन लेने के लिए। क्लियर? तो ये एक क्राइटेरिया है जो आपको सेटिस्फाई करना है। तो यहां पे लगा है, और इसका मतलब या तो आप पहली क्राइटेरिया सेटिस्फाई करिए या तो आप सेकंड क्राइटेरिया सेटिस्फाई करिए। ये क्राइटेरिया बहुत लोगों को समझ में नहीं आती, टॉप 20 परसेंटाइल क्राइटेरिया। मैं इसको बहुत डिटेल में समझाने वाला हूं विद केस स्टडी। ठीक है, तो एक बात आपको क्लियर हो गई कि अगर आपके 12th में 375 मार्क्स हैं, अगर आप जनरल और ओबीसी कैटेगरी से हैं, अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग है करते हैं, तो 325 मार्क्स अगर आपके होते हैं तो आप एनआईटी या ट्रिपल आईटी में एग्जाम दे सकते हैं और उसमें एडमिशन भी ले सकते हैं। अब टॉप 20 परसेंटाइल, अगर ये क्राइटेरिया आप सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हो, ऊपर वाला क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हो, तो आपको ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अब ये क्या क्राइटेरिया है, अगली पीपीटी में मैं दिखाता हूं आपको। यहाँ पे देखिए, जो जोसा है ना, जोसा जो पूरी काउंसलिंग कराता है, पूरे जो सीट का डिस्ट्रीब्यूशन करता है, उसने देखिए यहाँ पे क्या है, टॉप 20 परसेंटाइल का कट ऑफ मार्क्स दे के रखे हैं। किसके लिए दे के रखा है? ये एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए। ठीक है, आउट ऑफ 500 मार्क्स ये दिया हुआ है, करेक्ट। अब ये 2017 का भी दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि अभी करंट में जोसा ने कोई भी साइट में अपडेट नहीं किया है, इसलिए पुरानी है। तो 2017 का दिया हुआ है, 2018, 2019 का दिया हुआ है।
तो 3 साल के बच्चे दे सकते हैं, इसलिए 3 साल का इसने पूरा 2019 का मैंने लिया है, तो ये 2017, 2018, 2019 का डेटा देख रखा है। और विद कैटेगरी वाइज, ओपन कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, मतलब सारी कैटेगरी का 20 परसेंटाइल क्राइटेरिया में आप सेटिस्फाई करो, उसका कट ऑफ देख रखा है। मतलब अगर हम ये सीबीएसई बोर्ड की बात कर लेते हैं, ये देखिए पहला क्या है, सीबीएसई बोर्ड। सीबीएसई बोर्ड में 2019 में अगर किसी का ओपन कैटेगरी में 418 मार्क्स आ रहे हैं, 418 मार्क्स आ रहे हैं, तो 418 मार्क्स या उसके ऊपर मार्क्स आ रहे हैं तो वो एलिजिबल होगा। और देखिए ये 375 से भी ज्यादा है, मतलब अगर सीबीएसई बोर्ड में आप हैं और आप पहली क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, 75% और 65% वाला, एससी एसटी के लिए भी देखिए 382 है, जबकि हमने अभी जो पीछे कैलकुलेट किया था वो 325 था एससी के लिए, ठीक है। तो अगर आप सीबीएसई बोर्ड में और आप चाहते हैं कि आप कट ऑफ वो 75% वाला कट ऑफ नहीं क्रॉस कर पा रहे हैं, तो आप भूल जाइए कि टॉप 20 परसेंटाइल वाला क्राइटेरिया आप क्रॉस कर पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी इसका कट ऑफ बहुत ऊपर होता है। तो सीबीएसई बोर्ड के लिए ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप बिहार बोर्ड से हैं, यूपी बोर्ड से हैं, तो उसमें थोड़ा सा चांसेस बन जाते हैं। जैसे कि अभी हम इसको लेंगे केस को, अभी मैं दूसरी बात बता देता हूं। देखिए आसाम बोर्ड में अगर हम आ जाते हैं तो लिखा हुआ है कि आपको यहाँ पे 2019 में लिखा है एनआर। एनआर का मतलब क्या है, नॉट रिसीव्ड। इसका मतलब जोसा को आसाम बोर्ड ने अपना टॉप 20 परसेंटाइल का कट ऑफ नहीं दिया है, ठीक है। अगर ऐसा होता है, जैसे आसाम बोर्ड में ऐसा हुआ है, तो अगर ऐसा होता है तो आसाम बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं उनको क्या करना पड़ेगा, अपने बोर्ड के पास जाना पड़ेगा और अपने मार्क्स जितने आपके आ रहे हैं वो, अगर आप 20 परसेंटाइल क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो आपको अपने बोर्ड से लिखा के लाना पड़ेगा कि भाई यस, जो मेरे मार्क्स हैं वो टॉप 20 परसेंटाइल क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर आपका बोर्ड लिख देता है ऐसा तो फिर आप एलिजिबल होंगे, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। तो कहीं कहीं पे लिखा हुआ है, जैसे आसाम बोर्ड में है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बोर्ड जो है उसमें भी आपका एनआर है, उन्होंने भी अभी नहीं प्रोवाइड कराया। तो जिनमें प्रोवाइड नहीं कराया गया उनको ये देना पड़ेगा, करेक्ट, बोर्ड से लिखा के देना पड़ेगा। जिन्होंने प्रोवाइड करा दिया है उनके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं। अब भाई ये हम निकालेंगे कैसे, ठीक है। तो एक केस स्टडी मैंने की है। देखिए अगर मान लो आप सीबीएसई से, ठीक है, और सीबीएसई में आप ओपन कैटेगरी में 2019 में, ठीक है, तो आपके कितने मार्क्स होने चाहिए, 418। अगर टॉप 20 परसेंटाइल क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहे हो तो आउट ऑफ 500 418 मार्क्स आप कैलकुलेट करोगे तो अप्रॉक्स 83.6% बनता है। 83.6%, बताओ पहला ही क्राइटेरिया 75% है, ये उससे कितना ऊपर है। तो इसीलिए मैंने बोला कि सीबीएसई बोर्ड से हो तो भूल जाओ बेटा, आप 75% वाला क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हो तो ये भी क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे। और जो इस साल 12th में हैं या अब आने वाले हैं उनको ध्यान रखना है पहले से ही कि आपको आईआईटी के लिए आप बहुत डेडिकेटेड हैं, ठीक है, आईआईटी जाना चाह रहे हैं, बट आपको 75% का क्राइटेरिया नहीं भूलना है। 12th में 75% के ऊपर मार्क्स लाने ही है, ठीक है। तो आप सीबीएसई बोर्ड में तो और टफ चैलेंज है, ये ध्यान ही रखना, करेक्ट। अब देखिए अब इसका फायदा कहाँ मिलता है, जैसे आप बिहार बोर्ड में देख लेते हैं, यहाँ बिहार बोर्ड है और बिहार बोर्ड में आप देखिए ये 346 मार्क्स भी आपके हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। और 346 को अगर हम देख लें आउट ऑफ 500 कितना होता है, आउट ऑफ 500 ये होता है 69.2%, तो मतलब 75% से बहुत कम है। तो इसमें क्या हो जाता है, अगर आप पहले क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं तो टॉप 20 परसेंटाइल के क्राइटेरिया को आप अगर सेटिस्फाई कर दे रहे हैं, मतलब 69% भी आपके मार्क्स हैं, तो भी आप एलिजिबल हो जाएंगे 2019 के एग्जाम में, जेईई मेंस के। अगर आपने 2019 में एग्जाम दिया है बोर्ड का तो उसके कट ऑफ आपका 346 मार्क्स में भी आप 20 परसेंटाइल क्राइटेरिया में आ जाएंगे। अच्छा अब एक और कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। जैसे कि मान लो आपने 12 दिया 2018 में, करेक्ट, और आप आईआईटी जेईई मेंस का एग्जाम देने जा रहे हैं 2020 का, इस साल देने जा रहे हैं, तो आपने क्या किया कि जो 2020 का कट ऑफ आएगा, टॉप 2020 का जो कट ऑफ आएगा उससे आप कंपेयर नहीं करेंगे। आपने जिस साल एग्जाम दिया था, मान लो आपने बोर्ड का एग्जाम 2018 में दिया था ना, तो 2018 का जो कट ऑफ होगा उसी से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। आप कहीं से भी कैलकुलेट नहीं कर सकते, मतलब जिस साल आपने बोर्ड पास किया उसी साल का जो कट ऑफ जोसा ने दिया होगा
उसी कट ऑफ से ही आप केवल अपना ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई करेंगे, टॉप 20% वाला। करेक्ट? ऐसा नहीं है कि आप जिस साल जेई मेंस देंगे उस साल की जो कट ऑफ निकलेगी उससे देखना, नहीं, जिस साल आपने बोर्ड पास किया उसी साल। क्लियर? तो ये सिर्फ यूपी और बिहार और जो ऐसे बोर्ड हैं कुछ सारे, उन्हीं में ये फायदा मिलता है, सीबीएसई बोर्ड के बच्चों को फायदा नहीं मिल पाता है, ऐसा देखा गया है बहुत साल से। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। अब आप 20% क्राइटेरिया को आई थिंक समझ गए होंगे। ठीक है, कि यहाँ पे कट ऑफ दिया, अगर तो आप 20% का क्राइटेरिया का ये कट ऑफ है, अगर इस कट ऑफ के ऊपर आपके मार्क्स हैं तो आप सेटिस्फाई कर रहे हैं उसको। ठीक है, अब अगली चीज देखिए, यहाँ पे आपका अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट है। भाई डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए अगर मुझे एनआईटी प्लस सिस्टम में जाना है, मतलब एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई में। सबसे पहले 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए। अब ये 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स कौन सी होंगी? ये ऐसे ही कोई भी नहीं लेके चले जाना है काउंसलिंग के टाइम। क्लियर? ये वो फोटोग्राफ्स होंगे जो आपने आईआईटी जेईई मेंस का जब आपने अक्टूबर या नवंबर में फॉर्म भरा होगा तो वहां पे एक फोटो अपलोड करी होगी, क्योंकि पूरी तरह से ऑनलाइन है। तो ऑनलाइन में जो आपने फोटो अपलोड करी थी उसी फोटो की 3 फोटो और होनी चाहिए, और वही फोटो ले जा सकते हैं। और कोई दूसरी फोटो ले जाएंगे तो वो आपकी इनवैलिड फोटो मानी जाएगी। सिर्फ वही फोटो लेनी है जो आपने अपलोड करी थी आईआईटी जेईई मेंस का फॉर्म भरते हो। इसका मतलब क्या है कि आप जब भी फॉर्म भरें तो बहुत ध्यान से भरें, उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करते हैं उन सारे को बहुत अच्छे से अपने पास रखना है, क्योंकि लास्ट में वो आपको काउंसलिंग के टाइम पे शो करने पड़ेंगे। क्लियर? ऐसे ही क्लास 12 परफॉर्मेंस चेक। ठीक है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूं कि जोसा की साइट में, आपको 1 मिनट दिखा देता हूं मैं कि डॉक्यूमेंट्स का जो फॉर्म है वो जोसा में रहता है। तो आप देखिए कैसे लिखेंगे, www.josa.nic.in। करेक्ट? आप ऐसे खोलते हैं, जोसा की साइट खुल जाती है। अगर आप यहां पे जाते हैं बिजनेस रूल ऑफ जोसा 2019, तो यहां पे आपको बिजनेस रूल ऑफ जोसा मिल जाता है। करेक्ट? अब यहां पे मैं आपको दिखाता हूं, इसी बिजनेस रूल ऑफ जोसा में सबसे नीचे आपको सारे फॉर्म दिए हुए हैं। ठीक है, आप यहां पे एनेक्सर, मिनट देखिए, ये देखो फॉर्म दिया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो ये क्लास 12 परफॉर्मेंस चेक है। तो इस फॉर्म में आप अगर देखिए तो आपको नेम ऑफ कैंडिडेट, एप्लीकेशन नंबर, और यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज और फिफ्थ जो आप सीएस लेते हैं या फिजिकल एजुकेशन, उनके मार्क्स यहाँ पे भरने पड़ेंगे। और जो वहाँ पे रिपोर्टिंग सेंटर पे ऑफिस जो जो भी ऑफिसर होगा चेक करने के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स, वो आपके ये मार्क्स पहले देखेगा, फिर वो आप परसेंटेज क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहे हो, कौन से क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहे हो वो देखेगा, और फिर आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखेगा कि आपने जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भरी है वो सारी इन्फॉर्मेशन सही है या गलत। आप इसी के नीचे और देखेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि क्लास 12 ये आईआईटी के, ये ट्रिपल एनआईटी के लिए है और ये आईआईटी के लिए फॉर्म है। ठीक है, तो दोनों के लिए फॉर्म यहाँ पे आपको दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए मेडिकल सर्टिफिकेट भी है, सब फॉर्म जोसा की साइड में आपको मिल जाएंगे। ऐसे ही आपको ये अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट दिया हुआ है। ये सभी अभी आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अब हम अपने पीपीटी में आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए, आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स लेने हैं, वही आपने जो जेईई मेंस में आपने अपलोड किए थे। क्लास 12 परफॉर्मेंस चेक जो आपको जोसा की साइट में मिल जाएगा, और उसको डाउनलोड कर लेना और उसको फिल कर देना, अपना सेल्फ अटेस्टेड कर देना। करेक्ट? प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट ये कब मिलेगा? तो देखो, जब आप जोसा की साइड में काउंसलिंग कराएंगे तो वहां पे काउंसलिंग होने के बाद जब फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट होगा या किसी भी राउंड में आपको अलॉटमेंट में कोई कॉलेज मिल जाता है, तो एक आपको लेटर वहां से मिलेगा जिसको आपको डाउनलोड करना होगा। और उस लेटर में वो सारी चीजें लिखी होंगी कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है, आपको कौन सी ब्रांच मिली है, कब तक आपको रिपोर्टिंग सेंटर में रिपोर्ट करना है, वो सारी इंफॉर्मेशन वहां पे आपके पूरा दिया होगा। उस लेटर को भी डाउनलोड करके लेके जाना है। ठीक है, और अंडरटेकिंग ऑफ सर्टिफिकेट, अभी मैंने दिखाया जोसा की साइड में अंडरटेकिंग ऑफ सर्टिफिकेट था। तो अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट में क्या लिखा लेते हैं कि भाई जो आपने जानकारी दी है वो पूरी तरह से सही है,
और अगर कुछ गलत पाया जाए तो आपको क्या किया जाए, वो लोग आपके साथ उचित कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है। अब सीट एक्सेप्टेंस फी, अब देखिए जैसे ही किसी भी राउंड में, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, किसी भी राउंड में आपको अगर कोई सीट अलॉट हो जाती है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक इनिशियल फी पे करना पड़ेगा। देखिए जोसा की साइड में जब आप जाएंगे तो रजिस्ट्रेशन करना और वहां पे चॉइस फिल करना टोटली फ्री है। लेकिन जब आपको सीट मिल जाती है तो सीट मिलने के बाद एक मिनिमम अमाउंट पे करना पड़ता है। और पिछले साल जो आपका ओबीसी और जनरल के लिए था वो 35,000 था, और SC ST और PWD के लिए 15,000 था। ऑनलाइन ही पेमेंट करना होता है आपके SBI के पोर्टल में, वो सब कुछ उन्होंने देख रखा है। उनका SBI के साथ टाई अप है तो वो पूरा रखते हैं। वहीं पे ऑनलाइन पेमेंट कर देना है, जो पेमेंट करेंगे उसका रिसिप्ट लेके आपको जाना है। ठीक है। और फोटो आइडेंटिटी कार्ड, अब देखिए आइडेंटिटी कार्ड में तो सिंपल आजकल आधार कार्ड ही चल रहा है, आधार कार्ड और आप वोटर ID कार्ड ले जा सकते हैं। अगर ये चीजें नहीं है तो भी जोसा ने बोला है कि आप अपना 12th का एडमिट कार्ड भी ले जा सकते हैं। जो 12th का आप बोर्ड के एग्जाम देने गए होंगे तो जो एडमिट कार्ड मिला होगा वो भी आप लेके जा सकते हैं। और साथ में अगर वो भी नहीं है तो आपके स्कूल का आइडेंटिटी कार्ड होगा, वो भी काम करेगा, लेकिन वो पूरी तरह से अटेस्टेड होना चाहिए आपके स्कूल की तरफ से। ठीक है। और एडमिट कार्ड वो तो आपको एनटीए की वेबसाइट से मिल जाएगा, स्कोर कार्ड वो भी एनटीए की वेबसाइट से मिल जाएगा। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो 10th का सर्टिफिकेट है ना उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ रहता है। और देखिए 10th का जो सर्टिफिकेट है वो इसी काम के लिए यूज में आता है, तो वो आपको लेके जाना है। ठीक है। अब आ जाते हैं अगले पीपीटी में, तो ये आपका है क्लास ट्वेल्थ का बोर्ड मार्क्स, वही मार्क्सिट जो होती है 12th का, क्योंकि आप जो सब्जेक्ट में मार्क्स भरेंगे 5 सब्जेक्ट में 500 आउट ऑफ 75% दिखाओगे ना, तो क्रॉस चेक करने के लिए उनके पास बोर्ड का मार्कशीट होनी चाहिए, तो वो मार्कशीट लेके जानी है। मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट में आप समझ लीजिए कि उन्होंने फॉर्म दे के रखा है, मैंने दिखाया जोसा की साइड में फॉर्म दे के रखा है उन्होंने, वो फॉर्म में ही आपको किसी भी जो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड हो, जो भी डॉक्टर रजिस्टर्ड होना चाहिए और प्रैक्टिस कर रहा हो, ऐसे डॉक्टर से आप मेडिकल सर्टिफिकेट बना सकते हैं। लेकिन मैं क्या कहता हूं कि सीधा आपने जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट के जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें चले जाइए, वहां से बनवा लीजिए, सिंपल सा 2 मिनट में बन जाता है मेडिकल सर्टिफिकेट, वहां से बनवाइए, कोई झंझट वाला काम मत रखिए। ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट, आप अगर ओबीसी कैटेगरी में आते हैं या फिर आप SC कैटेगरी में आते हैं, ST कैटेगरी में आते हैं, वो कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपको बनवाना है जैसे भी बनता है। ठीक है। दूसरा आपको PW, मतलब आपको अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो आपका फिजिकली हैंडीकैप्ड का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसमें आपका जो डिसेबिलिटीज है वो 40% से ज्यादा होनी चाहिए। ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा, 40% से कम होगा तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। OCI सर्टिफिकेट एंड PIO कार्ड, ये सारे फॉरेन के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे नेपाल से आते हैं, जो लोग बाहर से आते हैं, अभी अमेरिका और US को भी अलाउ कर दिया है, तो ऐसे जो भी उनको सर्टिफिकेट होगा तो वो हमें उनके बारे में नहीं जानना। ठीक है। अब आगे आ जाते हैं अगला, रजिस्ट्रेशन कम लॉक। तो ये कौन सा होगा, सीट अलॉटमेंट वाला, कि बेटा जब आप जोसा की साइड में जाएंगे अपनी सारे के सारे मतलब चॉइस जो है वो फिल करेंगे, जितनी भी चॉइस फिल करी आपने 100 200 जो भी चॉइस फिल करी है, उन सारी चॉइसेस में जो फाइनल आप लॉक करेंगे, जब चॉइस को आप लॉक कर देंगे तो जो आपका पूरी फिलिंग हो, जो आपने चॉइस फिल किया है उनका एक प्रिंट आउट, मतलब उनका पूरा डाउनलोड कर लेना है और उसका प्रिंट आउट ले लेना है, वो भी लेके साथ में जाना है। करेक्ट। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको NIT प्लस सिस्टम के लिए रिक्वायरमेंट है, बहुत ध्यान से पहले ही बना लीजिएगा, क्योंकि इनमें अब काउंसलिंग जब शुरू हो जाएगी तो हो जाता है कभी चीज़ें अवेलेबल ना हुई या कोई कुछ प्रॉब्लम हुई, कहीं पे बंद रहा, कोई जैसे कोई भी ऑफिस बंद रहा तो आप नहीं बनवा पाते हैं, तो पहले ही इनको बनवा लीजिए, तैयार कर लीजिए। ठीक है। अब आ जाते हैं IITs के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। ठीक है। और क्या क्या क्राइटेरिया होने चाहिए उसमें एडमिशन लेने के लिए। तो सबसे पहले देख लीजिए एज लिमिट है, यहाँ पे देखिए IIT JEE मेंस में एज लिमिट नहीं था, IIT JEE एडवांस में एज लिमिट है, और उसमें वो कहा है कि या तो आप बॉर्न हुए हैं 1 अक्टूबर 1995, 1 अक्टूबर 1995 में आप बॉर्न हुए हैं, या उसके आगे अगर आप बॉर्न हुए हैं तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। लेकिन 5 ईयर रिलैक्सेशन भी है, अगर आप SC कैटेगरी से हैं, ST कैटेगरी से हैं, या फिर आप PWD कैटेगरी के हैं,
तो आपको 5 ईयर रिलैक्सेशन है। मतलब ये जो आपके बंदे होंगे ये 1 अक्टूबर 1990 के दिन पैदा हुए हैं या उससे ज़्यादा आगे पैदा हुए हैं, तो वो लोग भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात कर लेते हैं। देखिए वहां पे नंबर ऑफ अटेम्प्ट 3 थे, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ अटेम्प्ट 2 है, लेकिन वो भी कॉन्टिन्यूअस में होने चाहिए। जैसे कि मान लो आप 2020 का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आप 2019 में एग्जाम पास किए होना चाहिए 12th के। 12th मतलब आपने दिया हो 2019 में, और उसके 1 साल बाद भी आप एग्जाम दे सकते हैं। मतलब जिस साल आपने 12th दिया है उस साल और उसके 1 साल बाद भी आप एग्जाम दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। लोग क्या सोचते हैं कि हमने मान लो 2019 में 12 दिया, और 2019 में अगर 12 दिया तो हम क्या करें कि मतलब इस साल एग्जाम ना दें आईआईटी जेईई का, तो ये वाला जो हमारा टाइम है वो आगे जाके ऐड हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप 2019 में 12th में हैं और आपने नहीं दिया, तो आपका वो अटेम्प्ट कैंसिल हो जाएगा। मतलब जिस साल आपने बोर्ड दिया है उस साल अगर आपने नहीं दिया, दें या ना दें, वो साल काउंट होगा, और फिर उसके बाद 1 साल और आपको चांस मिलेगा। बस इसके बाद 2 के बाद आपको चांस नहीं मिलेगा। करेक्ट करेक्ट। ऐसा कर लें कि 2019 में दें, आप फिर 2020 में ना दें, फिर वो उस साल वाला आगे काउंट ना, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। जिस साल आपने 12 पास किया है उस साल और उसके एक बाद 2 ही साल आप एग्जाम दे सकते हैं। क्लियर? आप दें या ना दें, वो अपने आप काउंट हो जाएंगे। क्लियर? अब आगे आ जाते हैं। देखिए अब परफॉर्मेंस इन क्लास 12 बिल्कुल सिमिलर है जो पहले था कि 75% आपके होने चाहिए मार्क्स 12th में, या तो आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी में हैं। 65% मार्क्स होने चाहिए अगर आप एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में हैं। अगर ये सेटिस्फाई नहीं करते हैं तो ये सेटिस्फाई कर दीजिए, फुलफिल कर दीजिए टॉप 20 परसेंटाइल क्राइटेरिया। उसके लिए कट ऑफ मार्क्स दे के रखता है जोसा की साइड में। आईआईटी के लिए भी कट ऑफ मार्क्स होगा, वही तरीका होगा कि जो आपके कट ऑफ मार्क्स हैं उससे अगर आपके ज्यादा मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल हो जाएंगे आईआईटी के लिए। करेक्ट। अब आ जाते हैं परफॉर्मेंस इन जेई मेंस 2020। देखिए अब जेई मेंस 2020 जब आप देते हैं तो जेई एडवांस में डायरेक्टली नहीं चले जाते हैं, पहले आपको जेई मेंस क्रैक करना पड़ता है। जेई मेंस में जब आप कट ऑफ जो है जेई मेंस का वो आप क्रॉस करते हैं, तो जो पहले 2,50,000 स्टूडेंट होते हैं, स्टार लगा है इसका मतलब उससे ज्यादा भी जा सकते हैं, ठीक है, कम भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द कट ऑफ। तो पहले जो 2.5 लाख बच्चे हैं वही आपके लिए एलिजिबल होंगे आईआईटी जेईई एडवांस का पेपर देने के लिए। सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं, वो 2.5 लाख बच्चे आईआईटी जेईई एडवांस का पेपर दे सकते हैं। अगर वो पेपर में पास होंगे तब वो आईआईटी का मतलब काउंसलिंग कराने के लिए एलिजिबल होंगे। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको आईआईटी जेईई एडवांस में एडमिशन लेना है तो आपको आईआईटी जेईई मेंस पूरा क्रैक करना पड़ेगा, आपको पास करना पड़ेगा, क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से। और ये जो आपका 2.5 लाख बच्चे हैं ये इंक्लूडिंग कैटेगरी, ऐसा नहीं कि 2.5 लाख हो गए आपके जनरल के फिर उसके उस 27% ले लें तो वो आपके ओबीसी आएंगे, नहीं, बिल्कुल ये 2,50,000 टोटल कैटेगरी के मिला के बच्चे होंगे। ठीक है, अब देखिए एक बहुत सख्त रूल है जो आईआईटी ने बनाया हुआ है, अर्लियर एडमिशन इन एट आईआईटी। इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। मान लीजिए कि आपने 2019 में आईआईटी जेईई मेंस क्रैक कर लिया और आईआईटी जेईई एडवांस को पास भी कर लिया, और आप एडमिशन लेने गए आईआईटी में, आपने काउंसलिंग कराई जोसा के थ्रू और आपको सीट भी मिल गई आईआईटी में। आप गए रिपोर्टिंग सेंटर पे, रिपोर्ट कर दिया। अब रिपोर्ट करने के बाद आपको अच्छा कॉलेज मान लो नहीं मिला, आप खुश नहीं है या कुछ और बात हो गई, आपका मन नहीं है जाने का, तो अगर आप वहां रिपोर्ट करके आ गए और फिर आप सोचते हैं कि इस साल का पेपर नहीं दूंगा, मैं अगले साल और मेहनत करूंगा, अगले साल मैं आईआईटी क्रैक करूंगा ज्यादा अच्छे नंबर से, अब मुझे मुंबई में कंप्यूटर साइंस चाहिए, आईआईटी मुंबई में कंप्यूटर साइंस चाहिए, तो आईआईटी मुंबई में कंप्यूटर साइंस लेने के लिए आपने क्या कर दिया कि भैया मैं इस साल एडमिशन नहीं लूंगा, मैं रिपोर्ट तो कराया हूं, अब मैं जाऊंगा नहीं, और अब मैं आईआईटी में एडमिशन नहीं लूंगा और अगले साल एग्जाम की तैयारी करूंगा। तो भैया आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, आईआईटी ने बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि अगर आप आईआईटी में रिपोर्ट कर आए हैं, चाहे रिपोर्टिंग सेंटर में गए हो या फिर जो आईआईटी मिली वहां पे रिपोर्ट कराएं, जहां पे भी आपने अगर रिपोर्ट कर दिया है, तो अगर आपको आईआईटी नहीं जाना है तो जो लास्ट राउंड है, 6th राउंड, 7th राउंड नहीं, 6th राउंड के पहले पहले आपको क्या करना है,
अपना विड्रॉ फॉर्म ले लेना है, मतलब आईआईटी में जाना है, फिर रिपोर्टिंग सेंटर में अपनी सीट को विड्रॉ कर लेना कि भाई मैं इस साल एडमिशन नहीं लूंगा और मैं अगले साल फिर फुल तैयारी से आऊंगा। तो आईआईटी कहेगी मोस्ट वेलकम। लेकिन अगर आपने विड्रॉ नहीं किया या अपनी सीट को रिजेक्ट नहीं किया प्रॉपर, मतलब जो पेपर वर्क है वो किए हुए, तो अगले साल आप एग्जाम नहीं दे सकते। ये आईआईटी का बहुत सख्त रूल है। दूसरी चीज और एक याद रखिए, अगर किसी कारणवश मान लो आपके पेपर्स गलत पाए जाते हैं या आपके मार्कशीट में कुछ गलती पाई जाती है और आईआईटी आपके एडमिशन को कैंसिल कर देती है, तो भी आप अगले साल नहीं दे सकते हैं आईआईटी जे, चाहे आप एलिजिबल भी हो, मतलब आप चाहे बाकी सारे रूल्स आपके फॉलो कर रहे हो, लेकिन ये रूल अगर नहीं फॉलो कर रहा है तो आप फिर आईआईटी में एडमिशन नहीं ले सकते हैं या उसका पेपर नहीं दे सकते। और एक बात याद रखिएगा, ये जो 5 रूल मैंने बताए आईआईटी के लिए, देखिए 2 एज लिमिट, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स और परफॉर्मेंस इन क्लास 12 और परफॉर्मेंस इन जेईई मेंस और अर्लियर एडमिशन, ये पांचों आपको क्राइटेरिया एक साथ साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करना है। अगर पांचों में से एक भी क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो भी आप आईआईटी जेईई एडवांस का पेपर, आईआईटी जेईई एडवांस में एडमिशन नहीं ले सकते हैं, आईआईटी में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। क्लियर? अच्छा, अब आ जाते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायरमेंट होगा। बिल्कुल सेम है, जैसे कि आपको वहां पे पासपोर्ट साइज 3 चाहिए थे, यहाँ पे पासपोर्ट साइज 2 चाहिए, लेकिन ये वही होने चाहिए जो आईआईटी जेईई मेंस, याद आया, आईआईटी जेईई मेंस में आपने अपलोड किया था जब रजिस्ट्रेशन करा रहे थे, जब फॉर्म भर रहे थे ऑनलाइन, तो उस समय जो फोटो अपलोड करी थी वही फोटो होनी चाहिए, कोई भी फोटो नहीं चलेगी। परफॉर्मेंस इन क्लास 12 आपको वही 75% का क्राइटेरिया एंड आपका जो 20% का क्राइटेरिया है वो सेटिस्फाई करना पड़ेगा। प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, ठीक है, तो वही आपको अगर आईआईटी में मिल जाएगा कॉलेज तो आपको वहां से सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है। अंडरटेकिंग ऑफ सर्टिफिकेट, बिल्कुल सिंपल सी बात है, आपने जो भी चीज बताई है सही बताई है आईआईटी को, अगर सही नहीं बताएंगे तो वो एक्शन ले सकते हैं, इस बात का अंडरटेकिंग आपको देना पड़ेगा। सीट एक्सेप्टेंस फी आपको आईआईटी मिल जाएगा, तो मैंने बताया था कि कोई भी कॉलेज मिलेगा तो पहली एक इनिशियल अमाउंट पे करनी पड़ती है, वो बाद में आपके कॉलेज की फी में एडजस्ट हो जाती है, बट वो इनिशियल अमाउंट पे करके उसकी फी रिसिप्ट लेके जानी है। फोटो आइडेंटिटी कार्ड वही आपका आधार कार्ड या आपका वोटर आईडी कार्ड, बट अगर ये भी ना हो तो स्कूल का आइडेंटिटी कार्ड भी चल जाएगा, 12th का एडमिट कार्ड भी चल जाएगा, यहाँ पे भी वही सेम रूल है। एडमिट कार्ड ऑफ आईआईटी जेईई एडवांस, वो तो आप फॉर्म जब भरेंगे तो उसके बाद जो आपको एडमिट कार्ड मिलेगा वहां से ले लेना है। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ वही सिंपल, 10th की जो मार्कशीट, 10th की जो सर्टिफिकेट है वो लेके आपको जाना है। 12th की मार्कशीट लेके जाना है, ठीक है, 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट आपको दिखा दिया मैंने कि मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्म है यहाँ पे जोसा की साइड में, वो डाउनलोड करना है और उसको किसी भी जो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड कोई भी डॉक्टर है प्रैक्टिस कर रहा है उससे आप करा सकते हैं ये, ठीक है। और सर्टिफिकेट ऑफ फॉर पर्सनल विद, ये आपका 40% से ज़्यादा होना चाहिए, कोई भी डिसेबिलिटीज़ है तो वो 40% से ज़्यादा होनी चाहिए तभी एलिजिबल हो। ये सारे फॉरेन के लिए हैं। फिर वही आपने जो सीट भरी थी, चॉइसेस भरी थी, उन चॉइसेस को जो लॉक किया है, फाइनल लॉक चॉइस का आपको पीडीएफ फाइल डाउनलोड करके उसका प्रिंट ले लेना है और ये सारी चीज़ें लेके जानी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं मैं आपको, जितने भी डॉक्यूमेंट्स की एक पूरी फाइल बना लीजिए और हर फाइल में एक तो सबसे ऊपर लगाइए ओरिजिनल वाला, जो भी डॉक्यूमेंट जैसे 12th का मार्कशीट है पहले ओरिजिनल और उसके पीछे 3 फोटो कॉपी रख लीजिए, हर एक का 3 सेट ऑफ फोटो कॉपी होनी ही चाहिए ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, और वो सारी फोटो कॉपी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। इन सारे डॉक्यूमेंट के साथ आपको जाना है काउंसलिंग के लिए। तो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और काउंसलिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स पहले से ही तैयार करके जाना है ये क्लियर हो गया होगा आई थिंक। आइए अब हम लोग समझते हैं जोसा क्या है, ठीक है। जोसा का फुल फॉर्म है ज्वाइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी। अगर आपको किसी भी आईआईटी या एनआईटी या ट्रिपल आईआईटी या जीएफटीआई में सीट चाहिए तो आपको जोसा के थ्रू ही वो सीट मिल सकती है। तो जोसा पूरी काउंसलिंग कराने के लिए, सीट का डिस्ट्रीब्यूशन कराने के लिए आपका एक अथॉरिटी है, उसके पास पूरी अथॉरिटी है कि किसी भी इंस्टीट्यूट में जो आपके उसके साथ एसोसिएटेड हैं उनमें सभी में एडमिशन आपको लेना है तो जोसा के थ्रू ही वो एडमिशन मिलेगा। अब मैं आपको जोसा की साइट पहले दिखा देता हूँ, एक बार सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। देखिए आपको मैंने यहाँ पे जोसा की साइट पहले ही खोल के रखा है, आप डालेंगे www.josa.nic.in तो आपको वेबसाइट खुल के आ जाएगी आपके सामने।
ठीक है। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन दी होगी, अभी ये अपडेट नहीं किया है तो अभी इसमें सब कुछ नहीं है, बट जो है उस पर हम बात कर लेते हैं। देखिए, एक आपको यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल प्रोफाइल मिलेगा, ठीक है। जैसे आप ये खोलेंगे, इंस्टीट्यूशनल प्रोफाइल आपके सामने खुलेगा। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको दे के रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, ये पूरे इंस्टीट्यूट, इसके साथ कौन कौन से इंस्टीट्यूट एसोसिएटेड हैं, उनकी सारी जानकारी यहाँ पे आपको दी हुई है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, टोटल 107 कॉलेज हैं जो इसके साथ एसोसिएटेड हैं। उनमें से जो आईआईटीज़ हैं वो आपकी 23 आईआईटीज़ हैं, 23 आईआईटीज़ हैं, ठीक है। और जो एनआईटीज़ हैं वो आपकी कितनी हैं, 31 एनआईटीज़ हैं। और आपकी जो इंडियन इंस्टीट्यूट हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो 25 हैं। और जो जीएफटीआईज हैं वो आपके यहाँ पे दिख जाएगा 28 है। क्लियर। अब देखिए, हम लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहता है कि सर, आप हमसे पूछने आते हो कि सर क्या ये कॉलेज है इसके साथ एसोसिएटेड है, क्या वो कॉलेज इसके साथ एसोसिएटेड है, या वहाँ पे कौन कौन सी सीटें दी जाती हैं। मतलब जैसे अगर मुझे मान लो आईटी भुवनेश्वर जाना है तो आईटी भुवनेश्वर के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वहाँ पे कौन कौन सी सीटें हैं, कौन कौन से प्रोग्राम हैं, 5 ईयर प्रोग्राम कितने हैं, 4 ईयर प्रोग्राम कितने हैं, 12 डिग्री वाले प्रोग्राम कितने हैं, ये सारी चीज़ें आप हमसे पूछने आते हो। कुछ नहीं करना, सब सारी चीजें इंफॉर्मेशन आपको इसी जोसा की साइट में दी है। मैं आपको दिखाता हूं अभी। देखिए, मान लो यहाँ पे आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में चलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मान लो मैं सबसे पहले लेता हूँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ भुवनेश्वर। अब यहाँ पे जाते हैं इसके डिटेल व्यू। अब देखिए, ये खुल के आपके सामने आएगा, सारी इंफॉर्मेशन भुवनेश्वर की होगी, करेक्ट। अब देखिए, यहाँ पे कितने सिविल का 4 ईयर का प्रोग्राम है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का 4 ईयर का प्रोग्राम है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 4 ईयर प्रोग्राम है, 5 ईयर प्रोग्राम कितने हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन। और उनमें कितनी स्ट्रेंथ है, मतलब कितनी सीटें हैं हर एक की, वो भी आपको पूरा बता के रखा हुआ है। इवन आपको वहाँ पे क्या इंस्टीट्यूट की क्या फीस स्ट्रक्चर है, कॉशन मनी क्या होता है, वन टाइम फी कितनी देनी पड़ती है, सेमेस्टर फी कितनी देनी पड़ती है पूरा, और एनुअल फी कितना देना पड़ता है, हॉस्टल फी पर सेमेस्टर क्या है, सब कुछ आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है। कहीं भी किसी से पूछने जाने की जरूरत नहीं है, करेक्ट। और रूल्स फॉर ब्रांच चेंजेस, अगर आप उस कॉलेज में, पर्टिकुलर कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ पे क्या रूल्स चेंज करने, क्या रूल होंगे जो अगर आप किसी अपनी ब्रांच को अपग्रेड कराना चाहते हो तो उसके लिए विद इन द इंस्टीट्यूट ऐसी ऐसी फैसिलिटीज देते हैं। तो उसका कैसे यूज करना है, क्या उसके क्राइटेरिया हैं, 8.5 क्राइटेरिया, 8.5 परसेंटाइल के ऊपर होना चाहिए, ऐसे कुछ भी दे के रखता है। जैसे हमारे कॉलेज में था 9 पॉइंटर के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही आपका फैकल्टी वहाँ पे कैसी है, कौन कौन है, फैसिलिटी, ठीक है, फैसिलिटीज़ क्या हैं, स्टूडेंट लाइफ कैसी इंस्टीट्यूट में, फाइनेंशियल असिस्टेंट क्या है। जैसे कि मान लो यहाँ पे देखिए, इंटरेस्ट फ्री लोन मिल रहा है, मतलब विद इन द कॉलेज कोई बैंक होगा, जैसे यहाँ पे एसबीआई बैंक है, वो विद इन द कॉलेज है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो आपको जो एजुकेशन लोन है वो आपको फ्री ऑफ इंटरेस्ट देगा। गवर्नमेंट ने बहुत सारे अनाउंसमेंट किए हैं। अदर स्कॉलरशिप जो है गवर्नमेंट ने जो अनाउंस किया, वो भी वहाँ पे फैसिलिटीज आपको मिलेंगी, ठीक है। अब ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं। इवन कैटेगरी वाइज भी आपका सीट का जो अलॉटमेंट है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है, पूरा का पूरा हर एक उसका। तो मतलब कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। जो कॉलेज के साथ एसोसिएटेड है उन कॉलेज की सारी इंफॉर्मेशन आपको इसी की वेबसाइट में मिल जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इवन आपको पिछले साल का ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक देखना है, वो भी आपको यहीं पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक पूरी की पूरी मिल जाएगी। आप जैसे ही खोलेंगे, देखिए ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक, राउंड 1 की, राउंड 2 की, राउंड 3 की, राउंड 4 की, राउंड 5 6 7 में जितने भी राउंड है वो उनके सभी की काउंसलिंग का जो भी क्या ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक थी, वो भी आपको जोसा की साइट पे सब कुछ मिल जाएगा। किसी से पूछने जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यहाँ पे मिलता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग अपनी वापस पीपीटी में आ जाते हैं। देखिए, जैसा कि अभी मैंने आपको साइट में दिखाया कि देखिए वहाँ पे आईआईटीज़ कितने थे, 23, एनआईटीज़ कितनी थी, 31, ट्रिपल आईआईटीज़ 25 और जीएफटीआईज़ 28। और ये कौन कौन से थे, उनकी क्या इंफॉर्मेशन है, सब कुछ वहाँ पे दिया हुआ है। अच्छा, काउंसलिंग करने का मोड क्या होगा, टोटली ऑनलाइन होगा, सिवाय रिपोर्टिंग के अलावा सब कुछ ऑनलाइन होगा। हु कैन पार्टिसिपेट इन काउंसलिंग, काउंसलिंग में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, जो भी आईआईटी जेईई मेंस क्वालिफाई करता है वो इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। क्लियर। आईआईटी जेईई मेंस में अगर वो कट ऑफ क्रॉस कर रहा है तो वो पार्टिसिपेट कर सकता है।
टोटल नंबर ऑफ राउंड्स, कितने राउंड्स की काउंसलिंग होगी, तो 7 राउंड होते हैं टोटल, और उनमें से मतलब 6 पहले होते हैं, फिर एक 7 होता है, फिर उसके बाद भी एक स्पेशल राउंड होता है, अगर कहीं पे सीट खाली हो जाती है तो भी वो स्पेशल राउंड होता है, उसके बारे में भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब आ जाता है कि भाई अगर हमको काउंसलिंग कराना है जोसा में तो हमको क्या क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा ऑनलाइन पोर्टल में। उसके लिए आप IIT JEE मेंस का जो रोल नंबर है वो डालना पड़ेगा, और आपके फ़ोन जो आपने रजिस्टर किया होगा उस रजिस्टर फ़ोन पे आपको पासवर्ड वासवर्ड आ जाता है, फिर वो आप लॉगिन कर लीजिए और फिर वहाँ पे रजिस्ट्रेशन इस तरह से हो जाता है। फिर उस जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपका तो वहाँ पे चॉइस फिलिंग का ऑप्शन मिलेगा, आप अपने हिसाब से जिस कॉलेज को चाहते हैं आपकी रैंक की बेसिस पे उस कॉलेज को आप वहाँ पे भर सकते हैं, कौन सी ब्रांच चाहिए उनका भी एक सीक्वेंस रखना है कि कौन पहले चाहिए फिर दूसरा चाहिए, क्योंकि जो जोसा है वो ऐसे करता है कि जो आपने पहले नंबर पे रखा होगा वो आपकी टॉप प्रायोरिटी होगी, तो उसको पहले वो देना चाहेगा, फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ आएगा। तो वो मतलब आपको चॉइस फिलिंग करते वक्त बहुत ध्यान रखना है। तो मैं इन दोनों पे जब आपका जोसा की साइट खुल जाएगी तो मैं इन दोनों पे एक वीडियो बनाऊंगा कि कैसे कॉलेज सेलेक्ट करना है, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, और कॉलेज में क्या ऑर्डर रखना चाहिए ब्रांचेस का, वो भी आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। तो इस पे एक वीडियो मैं आगे बनाऊंगा जैसे ही जोसा की साइट खुल जाती है 2020 के लिए, ठीक है। मॉक सीट अलॉटमेंट देखिए, अब जैसे ही आप क्या करेंगे चॉइस फिलिंग करेंगे तो विद इन 10 डेज की विंडो होती है, 10 डेज विंडो खुली रहती है, ठीक है। 10 डेज अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, लॉक कर दीजिए। और देखिए लॉक करना बहुत जरूरी है, जैसे आप चॉइस फिल करते हैं आप सेटिस्फाई हो गए कि आपका जो ऑर्डर आपने भरा है सीक्वेंस में वो सही है, तो उसके बाद लॉक करना बिल्कुल मत भूलिए। और इवन जो लास्ट डे है, जैसे मान लो 20 जून को आपका लॉक होना है, तो आप 19 जून को ही लॉक कर दीजिए अपना सारा काम फिनिश करके, ठीक है। ऑर्डर फिनिश करके आप लॉक कर दीजिए, क्योंकि लॉक करना बहुत जरूरी है। अगर आपने लॉक नहीं किया तो ऑटोमेटिकली लॉक कर देता है, लेकिन वो जैसे भी रैंडमली आपकी चॉइसेस भरी होंगी वैसे ही। तो अपनी चॉइसेस पहले बहुत अकॉर्डिंगली चेक कर लीजिए, उनका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, फिर चेक कर लीजिए। इसके बाद जब आप सेटिस्फाई हो जाओ तब लॉक जरूर कर देना है। इन सभी पे मैं बात करूंगा आपको अगले वीडियो में, जब मैं आपको लेके आऊंगा रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग कैसे करते हैं और कॉलेज कैसे सिलेक्ट करते हैं उस पर। तो जैसे ही 10 डेज की विंडो होती है उसमें 2 या 3 दिन आपको देते हैं कि आप कोई भी ऐसे ही फिल कर दो, ठीक है। आप अपना ऑर्डर में बना के फिल कर लो, चाहे आप परफेक्टली फिल कर लो। तो उसके बाद क्या करते हैं, जितने बच्चों ने फिल किया होगा उन 4 दिन में उनके बीच में वो कॉलेज अलॉट कर देते, लेकिन वो कॉलेज आपका फाइनल कॉलेज नहीं होता, वो ऐसे ही जस्ट कि कैसे वो कॉलेज अलॉट करेंगे दिखाने के लिए मॉक सीट अलॉटमेंट होता है। अब देखिए मॉक सीट अलॉटमेंट जब हो जाता है तो उससे कभी कभी आगे बेकार रैंक होने के बावजूद भी आपको बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि क्या होता है कि सारे बच्चे उस समय उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं किए होते, या चॉइस फिलिंग नहीं करे होते, या चॉइस फिलिंग करते हैं तो बहुत कम चॉइस फिलिंग कर पाते हैं, तो या बहुत सारे लोग इधर उधर पता कर रहे होते हैं कैसे फिल करना है, तो इसलिए उसमें अच्छा कॉलेज भी कभी मिल जाता है, लेकिन उसको फाइनल नहीं मानना है, ठीक है। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग जब होगा, फर्स्ट राउंड का जो अलॉटमेंट होगा, वो जो पहला राउंड अगर अलॉटमेंट होता है तो आपको सीट मिलती है या नहीं मिलती है, इस बेसिस पे मैं अगला आपको पॉइंट बताने व्हाट अगर आपको मान लो फर्स्ट राउंड या सेकेंड राउंड या थर्ड राउंड में किसी में भी आपको सीट मिलती है तो करना क्या है। व्हाट इफ आई गॉट द सीट इन फर्स्ट राउंड काउंसलिंग, अगर पहले ही राउंड में काउंसलिंग मिल जाती है, सेकेंड राउंड में काउंसलिंग में आपको कुछ सीट मिल जाती है, तो करना क्या। सबसे पहले काम क्या करना है आपको, सबसे पहले तो वो सीट को एक्सेप्ट कर लेना। जब सीट को एक्सेप्ट करेंगे तो आपको पे करना पड़ेगा, क्या फी पे करना पड़ेगा। विदाउट फी पे करे हुए आपको सीट एक्सेप्ट नहीं होगी, तो आपको पे करना पड़ेगा फी, और फी पे करिए। और जो मैंने पीछे बताया है वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स लीजिए, उनकी फाइल बनाइए, और आप उसको रिपोर्टिंग सेंटर पे रिपोर्ट करिएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको सीट मिल गई, प्रोविजनल लेटर मिलेगा वहां पे, उसको डाउनलोड कर लीजिए, फीस पे करिए, ठीक है, डॉक्यूमेंट सारे तैयार कर लीजिए, और आप वहां पे जाइए और जाके अपना रिपोर्टिंग सेंटर पे रिपोर्ट करना है, ठीक है। अगर आप फी पे कर देते हैं, मान लो आप फी पे कर देते हैं और रिपोर्टिंग सेंटर पे रिपोर्ट करने नहीं जाते हैं, तो आपको माना जाएगा कि जो आपको ऑफर दिया गया है वो ऑफर आपने रिजेक्ट कर दिया है और आप आगे की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इन सब चीजों को ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैंने बोला पहले ही डॉक्यूमेंट सारे तैयार रखिएगा, पता नहीं किस काउंसलिंग में आपको क्या मिल जाए, करेक्ट।
तो और वो विद इन 3-2 डेज में आपको रिपोर्टिंग सेंटर में रिपोर्ट करना होता है, तो बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें होती है, तो पहले ही तैयार रखिएगा। तो सीट मिलते ही, और बता दूं कुछ लोग क्या करते हैं, सीट मिल जाए पहले ही राउंड में, मान लो आपको बहुत अच्छी सीट नहीं मिली तो भी आपको रिपोर्ट करने जाना है। क्यों? क्योंकि उसके बाद फ्रीज फ्लोट ऑप्शन होते हैं, वो ऑप्शन लगा के आप ऊपर वाले काउंसलिंग में जा सकते हैं, मतलब आप सेकेंड राउंड में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं काउंसलिंग में। ऐसा नहीं होगा कि आपको पहले सीट मिल गई और आपको अच्छी सीट नहीं मिली और आपको वही लेनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर उसमें फ्लोट ऑप्शन डालेंगे तो आप फिर हायर चॉइसेस के लिए अप्लीकेबल होंगे। तो जैसे ही सीट मिल जाए, अच्छी मिले बुरी मिले कुछ भी मिले, आपको क्या करना है, एक्सेप्ट कर लेना है। और फिर मैं आगे आपको बताऊंगा कि वहां पे फ्लोट एक्सेप्ट कर लेना है, मतलब सीट एक्सेप्ट कर लेना है और फ्लोट ऑप्शन को चूज कर लेना है। इससे क्या होगा, आपने जो ऑर्डर बनाया होगा उसमें सबसे बेस्ट जो आपको 6 राउंड तक काउंसलिंग कराना है, और जो सबसे बेस्ट कॉलेज होगा वो आपको मिलेगा, जो आपकी चॉइसेस में सबसे बेस्ट होगा। करेक्ट। अब आगे आ जाते हैं कि पॉइंट टू रिमेंबर एट रिपोर्टिंग सेंटर। रिपोर्टिंग सेंटर में जाने से पहले क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहली चीज तो क्या करना है, मेक ए फाइल विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और 3 फोटो कॉपीज ऑफ ईच। मैंने पहले बताया कि एक पूरा जो आपको जाएंगे तो वहां पे आपको फोटो कॉपी दिखानी पड़ेगी और साथ में आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी दिखाने पड़ेंगे। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और 3 सेट ऑफ ईच ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की फोटो कॉपी आपको लेके जाना ही है। इसकी पूरी फाइल आपकी तैयार होनी चाहिए। दूसरा काम क्या करना है, यू हैव टू रिपोर्ट एट नियरेस्ट रिपोर्टिंग सेंटर। मतलब जैसे आपको एनआईटी में मिला, तो एनआईटी अगर त्रिची मान लो मिला और आप रहने वाले यूपी के हैं और आपको त्रिची जाना है, तो त्रिची तो बहुत दूर हो जाएगा ना, तो आप क्या करिए, एनआईटी इलाहाबाद में ही जाके कर लीजिए। या फिर उससे भी पास में अगर कोई जीएफटीआई है या कोई ट्रिपल आईआईटीज है, ट्रिपल आईटी मतलब आपको आईआईटी नहीं ट्रिपल आईआईटीज हैं, तो उनमें भी रिपोर्ट कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप उसी एनआईटी में जाएं या आपके आपसे थोड़ा मान लो पास में भी जो सबसे पास पड़े सेंटर, मतलब वो एनआईटी प्लस सिस्टम में जो सबसे पास में पड़े उसमें रिपोर्ट कर देना है। ठीक है। अगर आपको आईआईटी मिलता है तो नियरेस्ट आईआईटी जो आपके पास में होगा वहां पे रिपोर्ट करना है। करेक्ट। अब अगली चीज क्या है, यू शुड रिपोर्ट इन पर्सन एट ए रिपोर्टिंग सेंटर। ये बात ध्यान दीजिए। ठीक है। क्या होता है कि मान लो आपको कॉलेज मिल गया और आपने सारे फाइल वाइल तैयार कर लिए, ठीक है, तैयार करके पापा को दे दिए, लो पापा आप जाओ रिपोर्ट करके आओ, मम्मा आप लो और आप जाके रिपोर्ट करके आओ। ऐसा नहीं होगा। मम्मा पापा आपके बिहाफ पे वहां पे रिपोर्ट करने नहीं जा सकते हैं। वो आपके साथ जा सकते हैं, लेकिन आपको इन पर्सन वहां पे प्रेजेंट रहना पड़ेगा अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, और वो भी ओरिजिनल और फोटोकॉपी के साथ। आप अगर वहां पे नहीं गए तो आपके बिहाफ पे कोई दूसरा वहां पे रिपोर्ट नहीं कर सकता, आपको वहां पे जाना ही पड़ेगा। क्लियर। अगली चीज है, फोटो कॉपी शुड बी सेल्फ अटेस्टेड। जितनी भी फोटो कॉपी होनी चाहिए वो सारी की सारी सेल्फ अटेस्टेड कर लीजिए, कुछ होता नहीं, अपना सिग्नेचर मारिए फटाफट। ठीक है। देखिए जो 5th और 6th पॉइंट है ये बहुत ध्यान रखना। आपको अगर सीट एनआईटी प्लस सिस्टम में मिलती है तो आपको एनआईटी प्लस सिस्टम के जितने कॉलेज हैं उनके किसी भी नियरेस्ट कॉलेज में आप रिपोर्ट कर सकते हैं। रिपोर्टिंग सेंटर दे के रखता है जो सा अपनी साइट में, और उसी रिपोर्टिंग सेंटर में आप जाके रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आपको आईआईटी में सीट मिलती है तो आप नियरेस्ट आईआईटी में रिपोर्ट कर सकते हैं। उनकी भी रिपोर्टिंग मतलब रिपोर्टिंग सेंटर देख रखता है जो सा, उन्हीं किसी भी नियरेस्ट जो आपके पड़े उसमें जाके रिपोर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं मानता हूं कि आप इलाहाबाद से हो, इलाहाबाद में हो और आपको मिली है सीट आईआईटी में। ठीक है। तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि आपके पास में कौन है, एनआईटी इलाहाबाद है, ठीक है, और आईआईटी कानपुर आपसे थोड़ा दूर पड़ेगा, लेकिन आपको सीट मिली है आईआईटी में, तो आप एनआईटी इलाहाबाद नहीं जाएंगे, आपको आईआईटी कानपुर ही आना पड़ेगा जो नियरेस्ट आईआईटी है। अगर आईआईटी में है तो आईआईटी में रिपोर्ट करना पड़ेगा, अगर आप एनआईटी प्लस सिस्टम में हो तो एनआईटी प्लस सिस्टम के कॉलेज में रिपोर्ट करना पड़ेगा। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। ठीक है। अब आ जाते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ डबल रिपोर्टिंग। अच्छा, ऐसा कैसे होगा कि 2 बार रिपोर्टिंग करना पड़े? ऐसा तब होगा, मान लो आपको एक सीट मिल जाती है पहले ही राउंड में आपको सीट मिल जाती है एनआईटी में, तो आपने क्या किया, किसी भी नियरेस्ट एनआईटी में रिपोर्ट कर दिया, आपने पूरा पूरा जो प्रोसीजर मैंने बताया सारा प्रोसीजर आपने फॉलो कर लिया। करेक्ट। अब सेकेंड राउंड के लिए आप फ्लोट अप्लाई कर देते हो और सेकेंड राउंड में भी आप काउंसलिंग के लिए चले जाते हो, तो सेकेंड राउंड में आपको उससे भी अच्छा कॉलेज मिल जाता है और वो होता है आईआईटी।
तो एनआईटी में आप पूरी पूरी फॉर्मेलिटी पूरी कर आ चुके हो डॉक्यूमेंट्स की, लेकिन अगर फर्स्ट राउंड में एनआईटी मिला, सेकंड राउंड में आईआईटी मिल गया, तो आपको फिर से पूरी फॉर्मेलिटी पूरी करने जाना पड़ेगा आईआईटी। क्लियर बात है? मतलब एनआईटी में पहले राउंड में मिलता है, दूसरे राउंड में आईआईटी मिलता है, तो आपको जाना पड़ेगा आईआईटी में रिपोर्ट करने के लिए, चाहे आप एनआईटी में पूरा रिपोर्टिंग वाला प्रोसीजर फॉलो कराया। ठीक है, ऐसे ही मान लो पहले राउंड में आईआईटी मिल जाता है कोई घटिया सा, ठीक है, और फिर उसके बाद कोई एनआईटी बहुत अच्छी मिल जाती है दूसरे राउंड में, तो आप आईआईटी में पहले राउंड में रिपोर्ट करके आ चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर सेकेंड राउंड में एनआईटी मिलती है तो अब आपको एनआईटी में भी रिपोर्ट करने जाना पड़ेगा, पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर बात है? देखिए, आईआईटी और एनआईटी अगर आप एक से दूसरे में जंप करते हैं तो आपको डबल रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, और अगर सेम सिस्टम में बने रहते हैं, मतलब एनआईटी से एनआईटी में बने, तो रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। अब आईआईटी से आईआईटी में बने हुए हैं तो रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। क्लियर बात? सिंपल सी बात आप समझ गए होंगे। अब आ जाते हैं अगली चीज कि व्हाट इफ आई डिड नॉट गेट ए सीट। अगर मान लो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हुई और मुझे नहीं मिली, कोई सीट नहीं मिली, कोई बात नहीं, आप आराम से बैठो, आप ऑटोमेटिकली सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल हो जाओगे, और सेकेंड राउंड में आपकी आ जाएगी काउंसलिंग के लिए, मतलब आप एलिजिबल हो जाओगे। फिर सेकेंड राउंड का जब सीट अलॉटमेंट होगा, मान लो उसमें भी नहीं मिला तो थर्ड राउंड में जाइए, उसमें भी नहीं मिला फोर्थ राउंड में जाइए, उसमें भी नहीं मिला फिफ्थ राउंड में, जब तक आपको मिल ना जाए तब तक आप अपना काउंसलिंग करते रहो। सिक्स राउंड तक आप काउंसलिंग करो आराम से, ठीक है, फिर आप सेवेंथ राउंड में भी जा सकते हो। और मान लो सिक्स राउंड के बाद आपको कुछ नहीं मिला और आप चाहते हो कि मैं मतलब अब भाई आगे नहीं जाना चाहता हूँ काउंसलिंग में, तो आप अपना विड्रॉ कर सकते हो और आपके पैसे आपको वापस हो जाएंगे। क्लियर? फिर आप सेवेंथ राउंड में भी जा सकते हो, सेवेंथ राउंड की काउंसलिंग में भी जा सकते हो। क्लियर? अब आगे आ जाते हैं, ठीक है, स्टेप्स विड्रॉल ऑप्शन, ठीक, सीट विड्रॉल ऑप्शन। अगर हमें क्या है कि candidate who have already accepted a seat allotment by JOSA 2020 can withdraw the seat reporting at reporting center up to 6th round of the seat allocation before the last round of seat allocation। मतलब सेवेंथ राउंड के पहले आपको अगर मान लो कोई सीट मिल गई है पहले दूसरे तीसरे या सिक्स राउंड में ही मिली हुई है, और आप वहां पे ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, तो आप क्या करिए, जाइए और अपना सीट विड्रॉ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जोसा को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे आप सीट विड्रॉ करेंगे आपका पैसा आपके उसमें रिफंड हो जाएगा बैंक में, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं व्हाट इज द फ्रीज फ्लोट एंड स्लाइड। ठीक है, फ्रीज का मतलब होता है जो आपको कॉलेज और जो आपको ब्रांच मिल गया, मतलब आपने फ्रीज कर दिया, फिर वो फिक्स है, अब वो चेंज नहीं होगा, आपका फाइनल हो गया कॉलेज। ठीक है, फ्लोट का मतलब होता है कि मान लो आपने कोई जो आपने चॉइसेस भरी हैं, मान लो आपने चॉइसेस 100 भरी और आपको 50वें नंबर की चॉइस मिल गई पहले राउंड में। ठीक है, अब आप अभी उससे सेटिस्फाइड नहीं हो, आप तो पहुंचना चाहते हो पहले वाले चॉइस तक। ठीक है, तो आपको फ्लोट चूज करना होगा। फ्लोट में क्या होता है, आप मतलब जिस चॉइस आप जो चॉइस मिली है उसके ऊपर वाले जितनी चॉइसेस होंगी उनके लिए आप एलिजिबल हो जाओगे, उसके नीचे वाले के लिए एलिजिबल नहीं होगे। तो फ्लोट क्या करता है, आपको हमेशा और अच्छे की तरफ ले जाता है। ठीक है, स्लाइड क्या होता है, स्लाइड क्या होता है, जब आपको कोई कॉलेज मिल जाता है मान लो, ठीक है, वो कॉलेज आपका फिक्स हो गया, लेकिन उस कॉलेज का मान लो सबसे घटिया वाली ब्रांच मिली, मान लो माइनिंग मिली, और आप चाहते हैं कि मतलब आपको कंप्यूटर साइंस उस कॉलेज की मिले लेकिन कॉलेज चेंज ना हो, तो आप क्या करिए, स्लाइड ऑप्शन लगा दीजिए। स्लाइड ऑप्शन में क्या होता है, कॉलेज फिक्स हो जाता है, ब्रांच आपकी स्लाइड होती है। अगर आपने उसी कॉलेज की जो ब्रांचेज हैं वो ऊपर चॉइसेस जो आपको कॉलेज मिला है उसके ऊपर आपकी वो ब्रांचेज हैं, उस कॉलेज की ब्रांचेज हैं, तो आपको वो स्लाइड करता हुआ चला जाएगा ब्रांचेज में। ठीक है, तो फ्रीज मतलब फिक्स सब कुछ, फ्लोट मतलब आपको ऊपर की चॉइसेस मिलेंगी, कॉलेज भी और ब्रांच भी। स्लाइड मतलब कॉलेज फिक्स और आपकी ब्रांचेस चेंज होती रहेंगी ऊपर उसी कॉलेज में, विद इन द कॉलेज आपकी ब्रांचेस चेंज होती रहेंगी हर राउंड में। ठीक है, तो अब क्या है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे देखिए, मान लो आपकी जो चॉइसेस फिल करी हैं आपने, उसमें सबसे पहले एनआईटी त्रिची है। ठीक है, पहली ही चॉइस एनआईटी त्रिची, और आपको पहले ही राउंड में एनआईटी त्रिची कंप्यूटर साइंस मिल गया, तब तो आपको फ्रीज ही करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कोई चॉइस ही नहीं है। ठीक है, फ्लोट करने का कोई ऑप्शन नहीं बनता।
स्लाइड भी करने का कोई ऑप्शन नहीं बनता, क्यों, उसके ऊपर कोई ब्रांच ही नहीं है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, NIT त्रिची आपका फिक्स हो, फ्रीज ही करना पड़ेगा। अब मान लो आपको सूरत कल में कंप्यूटर साइंस मिली, अब आपका मन हुआ कि भैया अब मुझे फर्दर पार्टिसिपेशन नहीं करना है किसी भी राउंड में, जिस राउंड में आपको कंप्यूटर साइंस NIT सूरत कल मिल गई और मेरा मन था कि मुझे NIT सूरत कल ही जाना है, आपका बीच में मन चेंज हो गया। ठीक है, पहले आपने त्रिची ऊपर रखा था, लेकिन बीच में मन चेंज हो गया कि नहीं, अब मुझे NIT सूरत कल में ही कंप्यूटर साइंस में जाना है, तो आप क्या करना है, फिर आपको फ्रीज कर देना। अगर आपको मन मुताबिक सारी चीजें मिल जाती हैं तो आपको फ्रीज कर देना, तो आप फ्रीज कर दें, या तो आप फ्रीज कर सकते हैं, और अगर आपको पहली चॉइस मिल गई तो वो ऑटोमेटिकली फ्रीज हो जाएगा। क्लियर, दो तरीके से फ्रीज होने के चांसेस। अब आ जाते हैं, मान लो ये सारी चॉइसेस जो आप यहाँ पर मैंने बना के रखी हैं आपकी हैं, और आपको मान लो NIT राउरकेला में मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल जाती है। ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल जाती है NIT राउरकेला में, लेकिन इसके ऊपर बहुत सारी चॉइसेस हैं आपकी, तो आप क्या करेंगे, पहले राउंड में NIT राउरकेला में मैकेनिकल मिल गई, अब आप इसके ऊपर जाना चाह रहे हैं, लेकिन तो आपको क्या करना है, वहां पे रिपोर्टिंग सेंटर में फ्लोट ऑप्शन चूज कर लेना। फ्लोट ऑप्शन जब आप चूज करेंगे तो क्या होगा कि इसके ऊपर NIT राउरकेला के मैकेनिकल के ऊपर जितनी चॉइसेस हैं उनके लिए आप एलिजिबल हो जाओगे, लेकिन NIT राउरकेला जो इलेक्ट्रिकल है उसके नीचे है उस पे एलिजिबल नहीं होगे, ये नीचे वाले पे एलिजिबल नहीं होगे, इतने सारे ऊपर जो भी हैं उन सभी के लिए आप अप्लीकेबल हो जाओगे। ठीक है, फ्लोट चूज करने पे। अब मान लो कि आपको NIT राउरकेला मिल जाता है, ठीक है, और आप राउरकेला के ही रहने वाले हो, आपके मम्मी पापा कहते हैं नहीं बेटा हम तो तुमको दूर नहीं भेजेंगे, हम तुमको अपनी आंखों के सामने रखेंगे, आप तो दूर जाना चाह रहे हो, लेकिन मम्मी पापा कह रहे हैं नहीं बेटा यहीं रहो, घर के पास में रहोगे, हमारे सामने रहोगे, और आप जानते हो कि बीटेक में कितना ज्यादा प्रेशर रहता है, हमारे सामने रहोगे, सब चीजें देखभाल में रहेंगे तुम्हारे। ठीक है, खाना पीना भी अच्छा होगा, हॉस्टल में जाओगे पता नहीं कैसा खाना मिले। ठीक है, तो NIT राउरकेला में मान लो आपको मैकेनिकल मिला है और आपको NIT राउरकेला मम्मी पापा की वजह से लॉक करना पड़ रहा है, मतलब NIT राउरकेला में ही रहना है, लेकिन मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच नहीं लेनी, तो आपको राउरकेला में कंप्यूटर साइंस चाहिए, तो आपके उसी के ऊपर जस्ट चॉइस है कंप्यूटर साइंस, तो आप क्या करिए, स्लाइड ऑप्शन चूज करिए। स्लाइड ऑप्शन आप अगर चूज करेंगे तो क्या होगा, आपका कॉलेज फिक्स हो जाएगा NIT राउरकेला। अब जो आपने चॉइस फिलिंग करी है उसमें NIT राउरकेला की जो ऊपर अच्छी ब्रांच होगी, जो भी आपने उसके ऊपर जो ब्रांचेस रखी होंगी, अच्छी मतलब क्या, जो आपने रखी होंगी अच्छी होंगी, तो जो भी आपने उसके ऊपर ब्रांच रखी होंगी वो सारी ब्रांचेज में नेक्स्ट राउंड में आपको स्लाइड करता चला जाएगा, आपका कॉलेज चेंज नहीं करेगा बट ब्रांचेज में स्लाइड करता हुआ चला जाएगा। तो फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड, इन तीनों को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, मैंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेके यहाँ पे समझाया। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख दीजिए, किसी भी पॉइंट पे कोई डाउट होता है तो मैं आपको उसके लिए जो भी मुझे नॉलेज होगा उसके बेसिस पे मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। चलिए, हेलो स्टूडेंट्स, तो आपने पूरा वीडियो देख लिया होगा, आपको मैंने सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में बताई हुई हैं। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट में जाके अपना क्वेश्चन लिख दीजिएगा, मैं जैसे ही फ्री होऊंगा उसका आंसर करूंगा। और आप इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, ताकि दूसरे बच्चे जिनको रियली में ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं उनको भी ये सब इंफॉर्मेशन मिल सके। ठीक है, और एक अगला वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें आपको कॉलेजेस का सीक्वेंस कैसे रखना है और रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा जैसे ही आपका जोसा की साइट अपडेट हो जाती है। देखिए, कॉलेजेस का सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्यों, क्योंकि कई बार हमारी रैंक थोड़ी कमजोर होती है या कम होती है, फिर भी अगर हमने कॉलेज का सीक्वेंस सही रखा तो हमें कोई अच्छा कॉलेज भी मिलने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसलिए आपको कॉलेज का सीक्वेंस बहुत से अच्छे से रखना चाहिए, तो इस पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो आपको अगर सब कुछ अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और शेयर जरूर करें ताकि सभी को ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके। थैंक यू सो मच।